नाउ अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। या इस प्रिंसिपल या इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस और उस बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग एंटिटी है। ऐसा नहीं है कि ऑनर, अगर बिजनेस का ऑनर है तो उनको इकट्ठी एंटिटी माना जाए, उन दोनों को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। और दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम अपनी कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम जो कैपिटल है वो बिजनेस अपनी लायबिलिटी मानता है, क्योंकि वो उसने किसी ऑनर से, किसी प्रोपराइटर से ओ की हुई है। जब भी बिजनेस बंद होगा तो उन्हें जो है ऑनर को भी पे बैक करना होता है। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम अपनी कैपिटल को लायबिलिटी साइड मेंशन करते हैं, ना कि एसेट साइड मेंशन करते हैं। और ऑनर को जो है हम अपना क्रेडिटर या फर्म जो है अपना क्रेडिटर मान के सारी अकाउंटिंग करती है। इसी वजह से जो बिजनेस है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है प्रोपराइटर को। जब भी ऑनर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी पैसा विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। हम ऐसा उसको एक्सपेंस से डिनोट नहीं करते बिजनेस की, उसे हम ड्राइंग्स में काउंट करते हैं, क्योंकि वो पैसा बिजनेस से रिमूव हो चुका है। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कि हमें अकाउंट्स में अपनी जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, जो भी आइटम्स की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, वो सब मॉनेटरी वैल्यू में होनी चाहिए, ताकि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो रेलेवेंट बने, हम उनसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सके, वो सिंपल बने और ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उन पर कैरी आउट किया जा सके या इन्फॉर्मेशन डिराइव की जा सके। अगर हम चीज़ों को मनी मेजरमेंट में नहीं लिखेंगे तो हम कभी भी अपने बिजनेस की परफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या हम उसे फर्दर ट्रांजेक्शंस ही एज सच कैरी आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कि हम अपने बिजनेस की जो वैल्यू हमने एज्यूम किया गोइंग कंसर्न में कि हमारा बिजनेस जो है बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो अगर हमें उससे हमारे बिजनेस की वैल्यू निकालनी हो या हमारे बिजनेस की ने क्या काम किया है निकालना हो, तो वो बहुत लंबे टाइम तक, मतलब हमें वेट करना पड़ता कि कब हमारा बिजनेस बंद होगा और कब हम उससे एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे, तो जो कि हमारे लिए और बिजनेस के लिए दोनों के लिए फेवरेबल नहीं होगा। सो इस पोजीशन को चेकआउट करते हुए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि हमें जो है अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाना चाहिए। दैट पीरियड शुड बी ऑफ 12 मंथ्स। पहले जो है हम इसे कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलाते थे कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, बट अब जो है पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में लाई करेगा। और वैसे बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स को ईयरली तो प्रिपेयर हर कंपनी ही करती है, बट वो मंथली भी प्रिपेयर करते हैं, वीकली भी प्रिपेयर करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रिपेयर करते हैं। मतलब क्वार्टरली यानी एवरी 3 मंथ्स के बाद वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो उससे डिसीजंस विड्रॉ कर सके। बेसिकली स्टॉक मार्केट को जो है एवरी क्वार्टरली जो है वो, मतलब एक साल में वो 4 बार अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती हैं। देन द नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि हम अपने बिजनेस की जितने भी एसेट्स हैं उनको सबको रिकॉर्ड करते हैं, बट उसको किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, तो हमें उन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की वो कॉस्ट जिस कॉस्ट पे हमने उन चीज़ों को परचेज़ किया था। सपोज़ अगर आज से 10 ईयर्स बैक हमने कोई एसेट परचेज़ किया था जिसकी वैल्यू, कोई लैंड परचेज़ की थी जिसकी वैल्यू 5 लाख थी, और हम आज की प्रेजेंट एरा में भी उसकी वैल्यू बेशक बढ़ गई है या घट गई है, लेकिन हम उसे आज भी 5 लाख पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कि हम अपनी एक्विजिशन कॉस्ट पे ही चीज़ों को, एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्विजिशन कॉस्ट बेसिकली पास्ट की कॉस्ट होती है कि जो बीत चुका जब हमने परचेजेस की थी। मार्केट वैल्यू उनकी कुछ भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू हम तब उनको काउंट करते हैं जब हम उन्हें रीवैल्यूएट करें। ये हम फर्दर क्लासेस में, फर्दर स्टडीज़ में विल डिस्कस दीज थिंग्स ऑल्सो। और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीज़ों की वैल्यू रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें सिस्टमैटिकली हम लोग रिड्यूस भी कर देते हैं। सपोज़ हमने मशीनरी जो है
5 years बैक परचेज की थी वर्थ ₹7 लाख। तो हमें पता है कि मशीनरी की वियर एंड टियर एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब उन पे डेप्रिसिएशन तो लगता ही लगता है। तो हम उनको उस डेप्रिसिएशन को, सपोज हमने एस्टिमेट किया कि वो मशीनरी हमारी सिर्फ 10 इयर्स वर्क करेगी, तो हमने मशीनरी की अमाउंट को 10 इयर्स में डिवाइड किया और पर ईयर जो है उतना अमाउंट हमने उसमें से कैंसिल कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद हम डायरेक्टली जो है अपने बिजनेस में 7 लाख का लॉस दिखाएं, बल्कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है उस अमाउंट को डिक्रीज करते जाएं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीज़ों को रिकॉर्ड करते, ज़रूरी नहीं है वैल्यू डाउन हो, वैल्यू अब भी हो सकती है, एसेट्स की वैल्यू अब भी होती है, मशीनरी एंड ऑल की जो डेप्रिसिएशन होती है फिर उसकी वैल्यू डाउन भी हो जाती है। तो वो वेरी कर सकती है, चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, बट उन चीज़ों को जो हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमैटिकली हम अपने एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती हुई सिस्टमैटिकली रिड्यूस करते हैं। एकदम से गायब करेंगे तो हमारे बिजनेस को एकदम से बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीज़ों को रिकॉर्ड करने का ड्रॉबैक भी हो सकता है कि अगर सपोज हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो हम उस बढ़ी हुई एसेट की वैल्यू को तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, तो वहाँ से भी हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो करेक्ट नहीं आएगी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीज़ों को लिखने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और ये हम होल अकाउंटिंग जर्नी में टाइम टू टाइम स्टडी करते ही रहेंगे। द नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हो रही है तो वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी ही करेगी। एटलीस्ट 2 से ज़्यादा भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, बट एटलीस्ट 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी। सपोज अगर हमने कोई मशीनरी परचेज की है तो उससे हमारी मशीनरी अकाउंट तो अफेक्ट हो ही रहा है, साथ में हमारा कैश अकाउंट, हमने कैश में पेमेंट की तो हमारा कैश अकाउंट भी इफेक्ट हो रहा है। तो एक ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, 2 से ज़्यादा भी आ सकता है बट मिनिमम 2 पे आएगा ही आएगा। और इस प्रिंसिपल पे जब हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। So the next accounting concept that we are going to study is realization concept, जिसे हम revenue recognition भी बोलते हैं, कि हम अपने revenue को recognize कैसे करेंगे। If you want detailed explanation of the term revenue, you can refer to my previous videos as well. I'll provide the link in the description. You can check out from there. So moving on, रेवेन्यू रिकग्निशन जो है, मतलब हम अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कब करेंगे, पहचानेंगे कब। सपोज कि अगर हमें पेमेंट इस ईयर में मिल रही है और जो हमने डिलीवरी थी वो प्रीवियस ईयर में की थी या उससे पिछले साल की थी, तो हम वो पैसा किस साल में, वो रेवेन्यू किस साल का काउंट करेंगे, जिस साल हमने डिलीवरी दी थी या जिस साल हमें कैश रिसीव हुआ था। तो इस अकाउंटिंग कंसेप्ट से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तभी हम उस रेवेन्यू को उसी साल का रियलाइज मानेंगे, उसी साल से ही मैच करके उसको लिखेंगे। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें कोई भी ऑर्डर रिसीव हुआ February 20 को, 2020 को हमें ऑर्डर मिला एंड वी हैड प्रोवाइड द डिलीवरी विद इन 5 days और 7 days। तो वी हैव मेड द डिलीवरी ऑन 27th February and we have received the payment on like April 4th of 2020. We have received the payment. Now as we know कि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो हमें ये जो रिसीव हुई ये प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर की ऑर्डर हो जाएगा जब रिसीव हुआ, लेकिन पेमेंट हमने रिसीव की नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि ये जो सेशन बनेगा ये बनेगा अकाउंटिंग जो पीरियड होगा, और ये वाला जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 19 to 20 का पीरियड होगा, बिकॉज इट्स द स्टार्टिंग मंथ्स ऑफ द सेशन ऑफ द ईयर, कैलेंडर ईयर। तो
हम ये जो पेमेंट हमने रिसीव की है, हम कौन सी अकाउंटिंग ईयर में मेंशन करेंगे, इधर इन दिस और दिस। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करता है, और इस कंसेप्ट से हमें पता चलता है कि ये जो पेमेंट हमें रिसीव बेशक किसी मर्जी साल में हुई हो, लेकिन हमें जहाँ पे ऑर्डर मिला था और बेसिकली हमने जब डिलीवरी करी थी, यानी जब हमने ऑनरशिप ट्रांसफ़र की थी, उस सेशन का ही इस पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये पेमेंट जो है वो अकाउंटिंग ईयर 1920 यानी प्रीसीडिंग ईयर के लिए रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि इस वाले ईयर के लिए, इस वाले अकाउंटिंग सेशन के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। सिमिलरली द सेम थिंग हैपन्स विद द इनकम्स ऑन द टाइम बेसिस। सपोज कि अगर कोई ऑलरेडी रेंट है जो हमें रिसीव करना था फॉर द सेशन 2013 to 14, बट हमें किसी केस से वो उस टाइम पे रिसीव नहीं हुआ और हमें अगले साल वो पैसा रिसीव हो, मे बी उससे भी अगले साल हो सकता है, तो अगले साल वो पैसा रिसीव हुआ, पेमेंट रिसीव्ड, लेकिन अब हम इसको जो है कंसिडर करेंगे ओनली फॉर दैट ईयर। इस साल का कंसिडर करेंगे तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम रियलाइजेशन कंसेप्ट सॉल्व करता है। ऑनरशिप जो है, रेवेन्यू हम तब रिकग्नाइज करेंगे जब ऑनरशिप एट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑनरशिप गेट ट्रांसफर्ड, और या फिर इनकम्स के केस में जब सिर्फ हमें इनकम रिसीव होनी है, हमें इन रिटर्न जो है सर्विस दी है, गुड्स नहीं दिए, तो इनकम जो है वो टाइम बेसिस पर रिसीव होगी कि वो जिस साल की, जिस अकाउंटिंग ईयर की वो होगी, हमने सर्विस प्रोवाइड की होगी, उसी अकाउंटिंग ईयर की हम उसे इनकम कंसिडर करेंगे। द नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज मैचिंग प्रिंसिपल। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वर्ड कि हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैच करके लिखेंगे। तो किन चीज़ों को मैच करके लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द कॉस्ट incurred to earn the revenue should be charged from that revenue। ये कोस्ट क्या कहती है, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें अपनी कोस्ट को, ऑब्वियसली बात है हम कुछ भी कर रहे हैं फर्म में, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल कि ये जो हमारी कॉस्ट है वो उस कॉस्ट को करने के बाद जो हमें रेवेन्यू आएगा उसी रेवेन्यू में से ही चार्ज करनी चाहिए। सपोज हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया ताकि हम उसकी सेल्स कर सकें। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ी, सपोज से 1 लाख कॉस्ट पड़ी, और हमने उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया और उसे जो है वो 1,50,000 में वी हैव सोल्ड आउट। तो अब ये बनाया था 2020 में, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 2021 में वी हैव सोल्ड आउट। तो अब वो क्या कहते हैं कि इस कॉस्ट को, इस 1 लाख की कॉस्ट को इसी रेवेन्यू में से चार्ज करना दैट वी हैव रिसीव्ड बाय सेलिंग आउट। क्यों? अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल यही होता है, यही कहा जाता है कि जो भी कॉस्ट आप एक बिजनेस के लिए अकर कर रहे हो, एक रेवेन्यू को अर्न करने के लिए अकर कर रहे हो, तो उस कॉस्ट को उसी रेवेन्यू में से ही चार्ज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस कॉस्ट को 2020 में लिख रहे हैं जबकि वी आर हैविंग द रेवेन्यू इन 2021, सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू असर्टेन द नेट पोजीशन। बेसिकली हमारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हमें नेट प्रॉफिट की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने में। वी कैन नेवर डिटरमाइन द वेरी करेक्ट वैल्यू ऑफ द नेट प्रॉफिट इफ वी डू नॉट consider this principle. Then the turn comes for next accounting principle, that is objectivity। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें अपनी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जिस भी तरीके से वी आर रिकॉर्डिंग दैट, वो ऑन द बेस ऑफ सम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करें, ताकि अगर हम इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, इसमें हमारी पर्सनल जजमेंट नहीं लगेगी, कोई सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं हमें लगानी पड़ेगी, तो उसका मेजर एडवांटेज होगा कि इट वुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस। कोई भी पार्शियलिटी अकाउंटेंट अपने बिहाफ पे नहीं कर सकता। उस इंफॉर्मेशन को द अकाउंटेंट कैन नॉट मैनिपुलेट। As till now we have covered up the accounting concepts. Now moving on to the further chapter, and that includes accounting conventions. तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में सबसे पहला कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ये कन्वेंशन क्या स्टेट करता है कि हमें अपने अकाउंटिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है, फुल्ली डिस्क्लोज करनी है हमें अपनी इंफॉर्मेशन।
हर तरह की इंफॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करनी है, हमें कम्युनिकेट करनी है टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, वेदर इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स और नॉट। अगर वो चीज़ें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती तो विद द हेल्प ऑफ फुट नोट्स वी कैन रिकॉर्ड दैट कि, लेकिन हमें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ओनली रेलिवेंट, जो चीज़ ज़रूरी हो, इररेलेवेंट तो वो किसी काम की नहीं आएगी, ऑब्वियसली वो इट विल वेस्ट द टाइम ऑफ द यूजर्स एज वेल एज द मैनेजमेंट और द अकाउंटिंग ऑल्सो। सो हर तरह की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन, वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, चाहे वो सामने वाले के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हो या ना हो, उनका पर्पस सेटिस्फाई कर पा रही हो या नहीं कर पा रही हो, बट हर तरह की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। द नेक्स्ट कन्वेंशन इज द कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये एक्सेप्शन है या ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के बिल्कुल अपोजिट है। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन को, हर तरह की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी क्या कहता है कि जिसकी जो सिर्फ वही आइटम्स या वही इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी है जिसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता हो, मतलब यूज़र के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र के लिए जितनी ज़रूरत है। सपोज एक ऑनर को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होनी चाहिए उसके पास, सिर्फ वही उसको डिस्क्लोज करना। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो क्रेडिटर को चाहिए, जो मैनेजमेंट को चाहिए, जो गवर्नमेंट को चाहिए, किसी भी और पार्टी को चाहिए, वो डिस्क्लोज करनी उस पर्सन को ज़रूरी नहीं है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन हर तरह के इंसान के साथ शेयर कर देनी चाहिए, हर तरह की पार्टी के साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल से इट वुड बी लाइक मोर टाइम सेविंग और टू द पॉइंट प्रिंसिपल होगा। इट विल प्रोवाइड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन एंड इट विल सेव द टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंटरेस्टेड पार्टीज। Now moving on to the next convention, that is convention of conservatism or prudence। हम कंजर्वेटिज्म, अब वहाँ से पता चलता है कि हमारी जो फिलॉसफी है वो कंजर्व होके चलने वाली है, मतलब सेफ साइड पे चलने वाली है। सेफ साइड पे किस तरह से चल सकते हैं, इसका एक ही फंडा है कि हम जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, एंटिसिपेटेड यानी मतलब जो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, हैपन होने से पहले ही वी आर एबल टू फोरकास्ट देम, हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं एंटिसिपेटेड लॉसेस को। उन लॉसेस को तो हम लोग रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करें। जो प्रॉफिट्स हमें नहीं मिलने वाले, मतलब उन्हें चांसेस हैं, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, उन तरह के प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड ना करें, लेकिन उस तरह के लॉसेस को रिकॉर्ड करें ताकि हमारे साथ अगर कुछ भी अनफेयर होता है फ्यूचर में, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल होता, तो वी आर एबल टू सर्वाइव into that risk, we are able to survive that risk। but अगर profit नहीं होगा तो it would never fall down the accounting statements, but अगर हो जाता है तो it would be beneficial for the firm or it would affect the firm positively। but negative situation से deal करने के लिए हम prepare रहें। ये philosophy जो है इस अकाउंटिंग कंसेप्ट, इस कंसेप्ट की, इस कन्वेंशन की होती है। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड we'll covering up the further chapters in upcoming videos, so stay connected. Thank you.